हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे हमारे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स की। तो यहाँ पे हमने दो पार्ट में तो देख लिया था। अभी हमें थर्ड पार्ट में इसके रिमेनिंग क्वेश्चन करने हैं। आई होप सो आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज अच्छी लग रही होगी। तो अगर आपको इससे वैल्यू मिलती है तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो शुरू करते हैं। आर इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, एक मिनट पहले मैं मतलब यहाँ पे आर इक्विवेलेंट तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि K1 K2 जब भी दिख जाता है मैं आर इक्विवेलेंट निकालना शुरू कर देता हूँ। The two metallic plate of the equal thickness and the thermal property conductivity K1 and K2 दे रखी है। आप put together face to face common plate of the instruction equivalent thermal conductivity of the plate is। तो R equivalent कितना आ जाएगा? पहले R1 plus R2, ठीक है। उसके बाद कंडक्टिविटी की अगर निकालनी तो R equivalent को अगर मैं निकालूं L अपॉन K equivalent अपॉन A इक्वल टू L अपॉन K equivalent अपॉन A1, ठीक है। इक्विवेलेंट नहीं, K1 आ जाएगा यहाँ पे। एरिया और लेंथ तो सेम ही रहेंगे दोनों के भी, तो एरिया और लेंथ तो मैं इक्वली लिखेगा। K1A इज इक्वल टू प्लस कितना आ जाएगा? L अपॉन K2A। लेंथ और एरिया को आप कट कर दो क्योंकि सेम ही है, दोनों एक ही मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है। ठीक है, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी दे तो रखी है। तो 1/K इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे जो है ये L को जो है आपको 2L करना है, ठीक है। दो लेंथ की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, इक्विवेलेंट यहाँ पे ये वाली लेंथ की यहाँ पे बात कर रहे हैं और ये वाली लेंथ, दोनों की लेंथ क्या है? सेम दे रखी है। टू मेटेरियल ऑफ द इक्वल थिकनेस एंड द कंडक्टिविटी आर द सेम। तो यहाँ पे दो लेंथ की यहाँ पे बात करेंगे तो 2L आना चाहिए, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, लेंथ को काट दो, ठीक है। यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट आ जाएगा अपॉन में 1/K1 प्लस 1/K2, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे जाते हुए देखने को मिलेगा। तो के इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा मेरा? K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 इंटू टू। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो जहाँ पे आपको ये आंसर देखने को मिल जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। तो बता दीजिए कहाँ पे देखने को मिल रहा है मेरे को आंसर? K1 K2, अरे यार एक मिनट, के इक्वल बाई 2 ऊपर चल जाएगा ना, ऊपर जाएगा 2, नीचे कैसे आएगा वही मैं सोचूं। तो ये ऊपर चल जाएगा, तो मेरा ये सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम चीज यहाँ पे फिर से वही चीज आ गई है। एक बार पढ़ लेते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2 दे रखी है, ओके। लेंथ भी दे रखी है, रिस्पेक्टिवली लेंथ अलग है, इनका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रहेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम दे रखा है। दे आर जॉइनिंग द लेंथ ऑफ द शोइंग फिगर, द टेम्परेचर ऑफ द कंपोजिटिव बार इज 0 से 100 डिग्री सेल्सियस की यहाँ पे बात कर रहा है, ओके। देन द टेम्परेचर ऑफ फाइव, अच्छा यहाँ पे फाइव की यहाँ पे बात कर रहा है। तो काफी आसान है, पहले H1 H2 को निकाल लो। आपका H1 H2 आराम से निकल जाएगा। तो आपका T1 और T1 की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं? यहाँ पे मेरा T कितना आ जाएगा? यहाँ पे मेरा T आ जाएगा 100 - 5, ठीक है। 100 - 5 और T1 आ जाएगा, समझ लो ये T1 है। और यहाँ पे T2 कितना आ जाएगा मेरा? T2 मेरा यहाँ पे आ जाएगा 5 - 0, तो 5 आ जाएगा। नहीं तो इसको T1 ले लो, इसको T2 ले लो, ठीक है। तो क्योंकि 5 आ गया ना, तो कर लो इसको डेल्टा H1 इक्वल टू डेल्टा H2 इस तरीके से। तो इसमें क्या आ जाएगा? डेल्टा T1 K1, एक मिनट, डेल्टा H1 क्या आ जाएगा? डेल्टा T1 K1 इंटू A1, ए आ जाएगा अपॉन में L1 इक्वल टू डेल्टा T1 T2 K2 अपॉन L2। ए को क्यों नहीं लिया? क्योंकि मेरे को इक्वल एरिया दे रखा है, ठीक है। A1 A2 नहीं लिया, एरिया को एरिया से काट लो। आपको लेंथ कितनी आ जाएगी? टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी? 4 की आ जाएगी, ठीक है। आपको बाद में चेंज कर लेना आप। T1 में क्या लिखोगे? 5। K1 कितना दे रखा है? K अपॉन में L कितना दे रखा है? 1 मीटर। उधर T2 कितना दे रखा है मेरे को? T2 दे रखा है, T2 मैंने निकाला 100 - 5, 100 - 5। K कितना दे रखा है? 3K डिवाइडेड में आ जाएगा, डिवाइडेड में आ जाएगा आपका 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 5K इक्वल टू 100 - 5, 100 - 5 आ जाएगा। तो 2 इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। के को तो हटा ही दो, के बाद में देख लेंगे। के का क्या ही है? के जो है मेरे, के से के हट गए, 3 बच गया ना, पर 3 बच जाएगा, 3 इधर बच जाएगा। तो कितना आ गया मेरा? 2 5 और 3 5 इधर माइनस इधर चलेगा, 5 हो जाएगा और ये 300 देखने को मिलेगा। तो 5 कितना आ जाएगा मेरा? 5 आ जाएगा 300/60, 300/5। तो आ जाएगा कितना? 60 डिग्री सेल्सियस मेरा आंसर यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो मेरा थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। रॉड दे रखी है, इक्वल मान दे, क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ तो इक्वल है, ठीक है। तो इनके क्या पूछ रहा है मेरे को? लेंथ ऑफ ए बी इज कनेक्टेड टू द कांस्टेंट टेम्परेचर, हीट इंजन फेस गोज आउट ऑफ द एंड ऑफ द बी, देयर इज बीइंग लॉस ऑफ द हीट, ओके। द इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब के इक्विवेलेंट मेरे को पूछ रखा है। के इक्विवेलेंट आ जाएगा 3LA अपॉन के इक्विवेलेंट, ठीक है। 3 L ए, सॉरी,
K1 आ जाएगा इस तरफ। तो क्या 3K कितना है, LA अपॉन K बाई 2 प्लस LA अपॉन 5K प्लस LA अपॉन K। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर जाते हुए देखने को मिलेगा। LA का दो K इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा मेरा, 3 अपॉन K इक्विवेलेंट आ जाएगा इक्वल टू K अपॉन 2 अपॉन K, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 5K प्लस 1 अपॉन K। तो मेरे को 5 कॉमन निकालना पड़ेगा यहाँ पे। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरा 3 अपॉन K इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ऊपर मेरा आ जाएगा 5 टू 10, 10 प्लस 5 तो सेम है 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5K। इस तरीके से आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, K इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरा K इक्विवेलेंट बाय 3 इज इक्वल टू 5K अपॉन कितना आ जाएगा, 5K अपॉन कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। और जब आप इसको 3 से इधर इक्विवेलेंट करोगे तो K इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरा 15K अपॉन 16। कितना आएगा 15K अपॉन 16। फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द स्पेरिकल बॉडी ऑफ द एरिया ए इमिसिव पावर इज E। तो आपको इसका ये बताना है। तो आपको पता होगा स्टीफन्स लॉ से आपको निकाल लोगे कितना आएगा, स्टीफन्स लॉ P इज इक्वल टू E सिग्मा T की पावर 4, ठीक है, एरिया रहेगा सिग्मा ए टी की पावर 4 0.6 सिग्मा ए टी की पावर 4, ये लिख दो जहां पे आपको देखने को मिल जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कूलिंग रेट ऑफ द स्फीयर इज 600 रेट बात कर रहा है। ओके, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज R एंड द टेम्परेचर ऑफ द स्फीयर रिड्यूस टू द 400। ओके, तो आपको यहाँ पे ये चीज पूछ रखी है। रेट ऑफ द कूलिंग क्या हो जाती है मेरी, रेट ऑफ द कूलिंग मेरी हो जाती है, रेट ऑफ द कूलिंग मेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है टेम्परेचर ऑफ द बॉडी का 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग का 4 की पावर, ठीक है। तो इस तरीके से कर दो R1 बाय टेम्परेचर ऑफ द बॉडी 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग का 4 डिवाइडेड बाय R2 कितना हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी T2 कर दो, T2 4 माइनस T0। तो आपका ये तरीके से देखने को मिल रहा है। T0 कितना दे रखा है मेरे को, एक्सटर्नल फोर्स 200 दे रखा है, 200 आ जाएगा 200 और ऊपर क्या दे रखा है 600 और नीचे 400। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका R1 आ जाएगा, आपका R1 देखने को मिलेगा आपको 3/16R, 3/16R। कूलिंग रेट ऑफ द स्फीयर बिकम, तो स्फीयर की कूलिंग रेट कितनी हो जाएगी, जो पहला एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज R दे रखा है ना आपको 600 दे रखा है ना, तो मैं नीचे R1 को क्या लिया था मैंने, R1 को मैंने क्या लिया था, R1 मेरे को 400 केल्विन का लिया था मैंने और R2 मैंने 600 केल्विन का लिया था, तब जाके आपका ये आंसर आया, ठीक है। तो समझ लेना आप। तो R2 की वैल्यू तो R दे ही रखी थी, आपको पता है यहाँ पे दे रखी है R, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। मैं इधर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वगैरह के फॉर्मूले यहाँ पे नहीं लगाऊंगा, एक्चुअल में वो आपके सिलेबस में से रिड्यूस हुआ है और इसमें क्वेश्चन दे रखे तो हमने करने पड़े। पर अगर आपके सिलेबस में आ गए तो प्लीज इसको ध्यान में रखना आपकी, ये खत्म हो गया। बात करते हैं यहाँ पे 8 इंटू 4 इंटू ब्लैक बॉडी ऑफ द टेम्परेचर दे रखा है 120 डिग्री सेल्सियस, 8 और 4 दे रखा है, ओके। नेक्स्ट बात करता है कितनी एनर्जी, ई एनर्जी दे रखी है। देन लेंथ ऑफ द ब्रेड ऑफ द ई सरफेस रिड्यूस टू हाफ, तो मेरा क्या हो गया, सारी हाफ हो गए, ब्रेड कितना हो गया, ओके, लेंथ एंड ब्रेड दोनों भी हाफ हो गए। तो 8 का मेरा 4 हो गया और इसका 2 हो गया एट 327 डिग्री सेल्सियस। तो मेरा यहाँ का ई डैश मेरे को यहाँ पे पूछ रखा है, कैसे करोगे, ई का फॉर्मूले में डाल दो, ई इज इक्वल टू एरिया की पावर टी की पावर 4। तो एरिया E1 मेरा किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ गया और एरिया भी आ गया। एरिया कितना आ जाएगा, एरिया मेरा आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड 80 इंटू 4 E1 और ये ई आ जाएगा, ठीक है। और ई डैश मेरा कितना आ जाएगा, एक मिनट यहाँ पे मिटा ही देता हूँ, ई डैश मेरा कितना आ जाएगा बता दो, ई डैश मेरा आ जाएगा T टेम्परेचर और 2 इंटू 4, इस तरह टेम्परेचर की पावर 4 है। तो जब आप इसको आसानी से 4 की पावर में डाल दोगे तो 81/64 आंसर, ये वाला जो आंसर है आपका जाते हुए देखने को मिलेगा। यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं, आपको बस मेथड बता दे रहा हूँ कि इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, तब आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। देखो ब्लैक स्पॉट ऑन द बॉडी, ओके, तो हीटिंग कूलिंग वगैरह दे रखा है। तो मेरे का हीटिंग कैरी आउट बाय द डार्क रूम इन अ क्लोज रूम, इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, वेन्स लॉ, किरचॉफ लॉ और स्टीफन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। द टेम्परेचर ऑफ द टू बॉडीज ए एंड बी आर 727 डिग्री सेल्सियस एंड 127, द रेशियो ऑफ देयर इमिशन ऑफ द रेडिएशन कितना आएगा। पहले डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर दो, इसका केल्विन कितना आ जाएगा मेरा 1000 केल्विन और इसका केल्विन कितना आ जाएगा करोगे तो कितना आएगा 400 केल्विन। तो आपका इमिसिव पावर मैंने बता दिया आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर की पावर 4, अब भी देखा था हमने पिछले कुछ क्वेश्चन में। तो आपको बस करना है इसको 1000 डिवाइडेड बाय 400 की पावर 4, इस तरीके से आपको करना है। इसको कितना कर दो 5/2,
5/2 आ जाएगा। 5/2 को जब आप करोगे 5/2 को 4 आ जाएगा। तो मेरे को रेडिएशन की यहाँ पे इमिशन निकालोगे तो आपका आ जाएगा 625 डिवाइडेड बाय 16 आ जाएगा। 625 डिवाइडेड बाय 16 आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इफ द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाय 10%, द परसेंटेज इंक्रीज इन द एमिशन ऑफ द पावर इज। तो अगर मेरा टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, तो इनिशियल टेम्परेचर मेरा क्या पड़ रहा है, तो टेम्परेचर फाइनल कितना हो जाएगा मेरा 110 हो जाएगा, 110 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर फाइनल मेरा हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 100 टी, इस तरीके से हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले में डाल दो, ई मेरा किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 है, तो आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले में डाल दो तो कितना आ जाएगा, ये पहले 1.1 का पावर 4 आ जाएगा। जब इसका आंसर निकालोगे 1.14 को, तो आपको परसेंटेज में चाहिए ना, तो 1.14 को इंटू परसेंटेज कर दो, जितना आंसर आएगा। तो जब आप इसको 100 से परसेंटाइल करोगे तो जब आपका आंसर आएगा, जो आपका आंसर आएगा उसको आसानी से आप आसानी से निकाल सकते हो। तो कर दो, इसको कैसे करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक सो आपका कुछ ऐसा आएगा। तो 14641, ठीक है, 11 को जब मैंने किया 4 टाइम्स किया तो 14641 इस तरीके से। और ये पॉइंट जो है मैंने इसके नीचे निकाल दिए, 4 बार 0 नीचे ले लिए, ठीक है, इंटू 100 आ गया। तो कितना आ गया ये 146.41, 146.41, तो 146.41 आपका आंसर आ गया। और ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर आ गया। तो आपका टेम्परेचर कितना आ गया, तो इमिटेड रेडिएशन परसेंटेज इंक्रीज कितना बोल रहा है आपको। जब आप इसको 100 से माइनस करोगे, जब 100 से इसको माइनस करोगे 00 को, तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिला। तो 46.41 आ गया, तो 46% का इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन। वर्क बाय एनर्जी में भी इसी तरीके के हमने परसेंटेज इंक्रीज निकाले थे। आई होप सो आपको अगर वो याद होगा तो आप ये भी निकालने में आसानी से निकाल सकते हो। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा मैं। स्टार्स इमेज, स्टार्स की क्या बात करें यहाँ पे, स्टार्स इमेज द रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ की यहाँ पे बात करें, वेवलेंथ। तो लैम्बडा टी मेरा कांस्टेंट हो जाता है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट से हमने पता चला था कि आपका लैम्बडा टी आपका कांस्टेंट हो जाता है। तो लैम्बडा 1 T1 इज इक्वल टू लैम्बडा 2 T2, इस तरीके से कर लो। वेव दे के रेशियो ऑफ द टेम्परेचर आसानी से आ जाएगा। तो लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 आ जाएगा 3600 डिवाइडेड बाय 4800, इस तरीके से आपका लैम्बडा 2 बाय लैम्बडा 1 आ जाएगा, ठीक है। लैम्बडा 2 बाय लैम्बडा 1 आपका इस तरीके से आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको T1 बाई T2 लैम्बडा 1, सॉरी लैम्बडा 1 क्यों लिखा मैंने, T1 बाई T2 आना चाहिए। रेशियो ऑफ द टेम्परेचर की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पर क्या आ गया मेरा T2 बाय T1 आ गया। तो जब आप इसको उल्टा करोगे तो आपको इस तरीके से देखना होगा, T1 बाई T2 कितना आ जाएगा 48/36, 48/36 को कितना आ गया 4:3 आ जाएगा। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज एक्सप्लेन एज अ केस ऑफ, किसके केस, स्टीफेंस लॉ से आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इन अ स्पेशल केस ऑफ स्टीफेंस लॉ के थ्रू आपको बताई जाती है। आई होप सो आपको पता होगा, ठीक है, ये भी समझ में आ गया ना आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इक्वल मासेस ऑफ द टू लिक्विड आर फील्ड इन टू सिमिलर कैलोरीमेट्री, रेट ऑफ कूलिंग विल बी। तो रेट ऑफ कूलिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है, मेरी टेम्परेचर के ऊपर या स्पेसिफिक हीट के ऊपर ऑफ द लिक्विड। अगर स्पेसिफिक हीट दे रखी तो आपने अभी एक बार रिलेशन निकाला था, dq/dt आपका निकाला था 1/ms, इस तरीके से निकाला था। आई होप सो अगर आपको याद होगा तो 1/ms। तो अगर आपका ये बढ़ रहा होगा तो dq मेरा क्या होगा, कम होगा। तो स्पेसिफिक क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ द कूलिंग डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक हीट ऑफ द लिक्विड, हाँ डिपेंड करता है। फोर्थ आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। डिपेंड किस तरीके से करता है, इनवर्सली डिपेंड करता है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द लिक्विड के ऊपर। नेक्स्ट बात करेंगे, बॉडी ऑफ द कूलिंग इज दे रखा है 10 मिनट, ये आ गया फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ द कूलिंग। मैं फॉर्मूला लिख के दे दूंगा भाई, इसको निकाल के बेटो बहुत बड़ा जाता है ये। T1 माइनस T2 अपॉन T इज इक्वल टू आपका अल्फा T1 प्लस T2 आ जाएगा, T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस T0, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। जब आप इसको निकालोगे तो आपका अल्फा आसानी से देखने को मिलेगा, जो कि बिलो 40 डिग्री देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसको आराम से निकाल लेना। जब आप इसका आ जाएगा, ये पहले इसका आ जाएगा, इस वाले टर्म का, फिर आपको नेक्स्ट एक और बार निकालना पड़ेगा जब आपका टीएस के लिए पूछेगा। तो आपका 50 माइनस T3 अपॉन में 10 दे दोगा 1/25 आपका तो आ गया। इससे अल्फा जो है 1/25 आ गया होगा आपका, 1/25 अल्फा आ गया। फिर उसके बाद 50 माइनस TS डिवाइडेड बाय आपका 2 माइनस 30। समझ आ गया। 2 बार इस बार न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाना पड़ता है और बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका आंसर अबोव द 40 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, जितने भी न्यूटन्स लॉ ऑफ द कूलिंग के क्वेश्चन आएंगे मैं सब में आपको फॉर्मूला देने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि 2 बार आपको इनको फॉर्मूला लगाना पड़ता है। अगर आपको टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग पूछा होगा तो, या फिर टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग अगर दिया होगा तो, अगर आपको अल्फा भी पूछा होगा तो भी आपको 2 बार लगाना पड़ता है, ठीक है। तो भी आपको 2 बार लगाना पड़ता है के की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको पता होगा। इसमें भी सेम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला
कूलिंग का फॉर्मूला बैठ के लगाओ यार, आराम से आ जाएगा, आपके आंसर आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, 26 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल जाएगा आपको आंसर। इसका आंसर बता देता हूँ मैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे भी सेम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगा दो, क्योंकि मैंने सिलेबस में देखा था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ द कूलिंग आपका प्रैक्टिकल में चला गया है। प्रैक्टिकल में अगर गया होगा तो इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन एक ही बार आएगा। ठीक है, टेस्ट में एक ही बार आएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है लगा दो। ठीक है, पहले प्लस करते डिवाइडेड बाय टेम्परेचर टाइम करते हैं, फिर उसके बाद उसको सराउंडिंग टेम्परेचर से ऐड करते हैं, उसको पहले उस तरफ हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। इस तरफ माइनस करके डिवाइडेड बाय टाइम करते हैं, उस तरफ हम प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग करते हैं। तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, निकालते बैठो अरे बहुत न्यूटन्स लॉ ऑफ द कूलिंग के कैसे मैं आपको अभी मतलब बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, कितना भी करूंगा मैं, कुछ भी कर लो। यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग पूछ रहा है, सेम चीज फिर से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। कूलिंग पुट करो, बस पुट करना है आपको, पुट करना भी नहीं आ रहा होगा तो 80 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू के मेरा आ जाएगा, इज इक्वल टू सराउंडिंग का कितना देर का है, 10 मिनट दे रखा है ना, इन 10 मिनट। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग 80 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। इस तरीके से आ जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी इस तरफ से। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा है कि किस चीज में आपको लगा रखा है। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग देख रहे हैं। कभी कभी आपको मैं बता देता हूँ आपको फॉर्मूले। ठीक है, T1 प्लस T2 T1 में एक मिनट फिर से फॉर्मूला बता ही देता हूँ मैं आपको। T2 माइनस T1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई T आ जाएगा। ओके, और एक K आ जाएगा, K या फिर अल्फा लिख लो। यहाँ पे T1 प्लस T2 आएगा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। तो आपको कभी कभी ये वाला टेम्परेचर, ज्यादातर ये वाला टेम्परेचर पूछते हैं, कभी ये वाला टेम्परेचर पूछते हैं, या तो ये दोनों दे रखे, कभी ये वाला चीज पूछते हैं। तो इसमें ये तीनों चीजें आपको पूछेंगी। ठीक है, यही तीनों चीजें पूछेंगे, पहले दे रखा होगा, फिर दूसरे में कंपेयर करके के निकालना होता है, फिर ये सब चीजें यहाँ पे पूछेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, अभी देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन है। प्लॉट दे रखा है, तो आपको प्लॉट देख रहा है, इंटेंसिव कर्व दे रखा है, जिसका लैम्बडा यहाँ पे ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो आप लैम्बडा देख लो किसका ज्यादा है, यहाँ पे लैम्बडा बढ़ते जा रहा है, मैक्सिमम T2 का ज्यादा है, T3 का उससे ज्यादा कम है, और T1 का उससे भी कम है। तो कितना आ जाएगा मेरा, T1 T3 और T2 आपका यहाँ पे आंसर देखने को मिलता होगा। तो ये इस तरीके से आपका T1 T2 T3 T1 T3 T2 आपका आंसर यहाँ पे फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आपका जाते हुए देखने को मिल रहा है। इसी के साथ आपका जो पूरा थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर यहाँ पे खत्म होता है गाइस। आई होप सो आपको पसंद आया होगा लेक्चर। डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।